नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। किसके बारे में जानना है हमें? इंट्रोडक्शन किसकी मिल रही है हमें? परिचय। जो बदलाव आए उनके लगभग हज़ारों सालों से जो बदलाव होते आ रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। मैप 1 कौन सा है? ये है। और अब देखेंगे मैप 2 कौन सा है? ये है मैप 2। ठीक है, इनके ऊपर आपने ध्यान से देखना है। देखो अपनी बुक में, बुक खोल के देखो ज़रूर, उसमें क्या देखते हैं। मैप 1 वॉज मेड इन 1154। जो मैप 1 था ना, वो कब बना था? 1154 में बना था। सीई होता है कॉमन एरा, बाय द अरब जोग्राफर। अरब से बिलोंग करने वाले जोग्राफर थे। जोग्राफर कौन होते हैं? जो अर्थ की स्टडी करते हैं उन्हें जोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेरेन, लोकेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब स्टडी करते हैं जोग्राफर्स। अल इदरीसी, इनका नाम क्या था? अल इदरीसी। द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड हेयर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो सेक्शन ये ली गई है ना, उन्होंने एक वर्ल्ड मैप बनाया था, उसमें से जहाँ पे इंडिया को लोकेट करते हैं, इंडिया को दर्शाने की कोशिश करते हैं, वो उसी को इसमें बताया गया है। ठीक है, मैप 2 वॉज मेड इन द 1720। अब ये देखना है आपने मैप 2। ये देखो इंडिया यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना सुंदर तरीके से। हालांकि टेढ़ा मैप दिख रहा है बट ये दिख रहा है। 1720 में ऐसा मैप बन गया था। ठीक है, तो अब क्या है? बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। फ्रेंच कौन होते हैं? जो फ्रांस देश को के नागरिक होते हैं उन्हें फ्रेंच बोलते हैं। कार्टोग्राफर कौन होते हैं? अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। इधर दिया हुआ है आपको। ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, मैप्स बनाते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। तो याद रखना है ये शब्द। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। ये दोनों ही मैप अलग हैं, हालांकि ये एक ही जगह के हैं। पहले मैप में इंडिया दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? शेप ही अलग है, एकदम अलग से। दूसरे मैप में अलग ही दिख रहा है, लेकिन हैं ये दोनों ही इंडिया के मैप। ठीक है, कितना फर्क आया ये दिखाना चाह रहे हैं हमें ये। ठीक है, द In Al Idrisi's map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. देखो अल इदरीसी ने जो मैप बनाया तो उसको श्रीलंका को वो बिल्कुल ऊपर लेके चले गए, और बाकी जो साउथ इंडिया वो ऊपर, वो नीचे दिखा रहे हैं हमें। ठीक है, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। जो ये देखें, ये जगहों के नाम जो हैं, इधर देखो ये जगहों के नाम है। अब अरबी मुझे नहीं आती, इसलिए ये लैंग्वेज में मुझे समझ में नहीं आएगा, तो ये अरबी में लिखे हुए हैं जगहों के नाम। ठीक है, जो उन्हें भाषा आती थी। ठीक है, नाउ क्या है? एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नाउज एंड इन उत्तर प्रदेश। कन्नाउज कहाँ पे दिखाया गया? उत्तर प्रदेश में, स्पेल्ड इन द मैप एज कन्नाउज। ठीक है, मैप में कन्नाउज की तरह स्पेलिंग किया गया। तो मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। देखो 1154 में वो बना, तो 1720 में दूसरा मैप बनता है। तो इसमें ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। इस समय तक जो है, जो इन्फॉर्मेशन, जो लोगों की जानकारी थी वो बदल चुकी थी हमारे उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। ठीक है, दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन द पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। यहाँ पे देखो कोस्टल एरिया ये होता है, ये किनारे वाले एरिया जो है ना, एक मिनट ये कहाँ चला गया? तो ये किनारे वाले जो एरियाज हैं, ठीक है, इनकी बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है। देखो आपको नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब इससे पता चलता है। नाउ क्या देते हैं? दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वाइजेस। देखो अब आप ये सोचोगे कि अगर भारत का मैप है तो फ्रेंच एक कार्टोग्राफर को क्यों इंटरेस्ट है भारत के मैप पर, और क्यों बनाया उन्होंने? क्योंकि जो वहाँ के सेलर आते थे, वहाँ के जो लोग समुद्री यात्रु आते थे, जो वो लोगों को लोकेशन का पता करना था, वहाँ उनको ये देखना था कि किस जगह पे कैसे जा सकते हैं हम। तो इस वजह से वो काफ़ी रिसर्च करते थे इन चीज़ों पे। लुक एट द एरिया इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑन मैप 2। अब बीच में देखना है आपको, ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे कौन कौन से एरियाज हैं जो, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आर दे एज डिटेल्ड एज दोज इन ऑन द कोस्ट। क्या उनकी डिटेल भी उतनी है जितनी कोस्ट पे है? फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज़ शोन। अब रिवर गंगा नदी के, गंगा नदी जो है उसके जो कोर्स है, यानी कि कहाँ कहाँ से वो होकर गुजर रही है, वो देखना है कि क्या उन्होंने क्या क्या एरिया शो किया है। वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ डिटेल एंड एक्यूरेसी बिटवीन द कोस्टल एंड इनलैंड एरियाज इन दिस मैप? देखो कोस्टल एरिया का उनको क्यों ज्ञान चाहिए था? क्योंकि वहाँ पे उनको अपनी नाव लेके आना था, वहाँ अपनी शिप लेके आना था जहाँ उसको लैंड कराना था, इसलिए कोस्ट की जानकारी उन्हें अच्छे से चाहिए थी। लेकिन बीच में क्या है, इतना डिफरेंस, इतना उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं था ये चीज़, इस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं था। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. ये भी बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब 1154 और 1720 के बीच का हम जोड़ मेल करते हैं या देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हमें दिखता है कि बहुत ही फ़र्क है दोनों टाइम की जो मैप बनाने की
तरीके में। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट, जब भी कोई इतिहासकार किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, कागज़ को पढ़ते हैं, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, के पुरानी मैप्स होंगे, पुराने बुक्स होंगे, उनको पढ़ते हैं, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। उन्हें बहुत ही सोच समझ के देखना पड़ता है अलग अलग बैकग्राउंड पे कौन किसने क्यों क्या से लिखा है। द कंटेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड, उस कंटेक्स्ट के बारे में कि जिस हिसाब से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है हमें उस समय की, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दी होगी ना सबने, जिसका जो इंटरेस्ट होगा, जहाँ तक उनकी ज़रूरत होगी, उन्होंने उसी हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन दिया है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, कुछ नई और कुछ पुरानी टर्मिनोलॉजी नाम देते हैं जैसे हम किसी को। इफ़ द कंटेक्स्ट इन विच इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, अगर इन्फॉर्मेशन देने का कंटेक्स्ट या तरीका जो है बदल जाता है वक्त के साथ, तो क्या होता है, वॉट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स, और फिर भाषा के बारे में क्या, और उसके मतलब भी तो बदल जाते होंगे ना, भाषा अगर बदल गई तो मतलब भी बदल जाते हैं चीज़ों के। Historical records exist in a variety of the language which have changed considerably over the year. Historical record जो है ना वो क्या होते हैं, अभी कैसे कैसे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में दिए हैं, और सालों, एक साल में कुछ लिखा गया, उसमें नेक्स्ट ईयर में कुछ एडिशन हो जाएगा, कुछ डिलीट हो जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट होगी वो देगा। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल, जो मध्य भारत के जो पर्शियन लोग थे उनके लिए उनकी एग्जांपल है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। तो वो मध्य भारत के पर्शियन अलग थे किससे, जो मॉडर्न आज के समय के पर्शियन लोग हैं। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, फर्क सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी का ही नहीं है, बल्कि द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम, शब्दों के मतलब भी बदल जाते हैं वक्त के साथ, है ना। टेक द टर्म हिंदुस्तान, अब इंडिया का हिंदुस्तान हमने शब्द सुना होगा ना भारत के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, तो टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। हिंदुस्तान को हम आज के समय में क्या बोलते हैं ज़्यादातर, इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट, ये आधुनिक देश है, ठीक है। व्हेन द टर्म वॉज यूज इन द 13th सेंचुरी बाय मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज एक ट्रेवलर थे, वो भारत में आए, उन्होंने हिंदुस्तान टर्म दिया था भारत को। क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन, वो एक क्रॉनिकलर थे जो कि पर्शियन भाषा में लिखा करते थे। ही मेंट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। उन्होंने हिंदुस्तान किसके लिए इस्तेमाल किया, कौन सी जगहों के लिए इस्तेमाल किया, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, पंजाब, देखो पंजाब, हरियाणा, और जो ज़मीन थी ना गंगा और यमुना के बीच की, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान इस्तेमाल किया, ना कि पूरा इंडिया जो आज के समय का है, ठीक है। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उन्होंने एक पॉलिटिकल सेंस में यानी राजनीतिक सेंस में उस समय में जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो जगह थी, जो जिस पे वो रूल करते हैं, उनको हिंदुस्तान कहा है। तो अब दिल्ली सल्तनत आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस किस एरिया में थे वो। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म shifted with the extent of the sultanate but the term never included South India। अब देखो एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, जो देखो ना, किसी ने बहुत ज़्यादा जगह जीती तो बहुत बड़ा एरिया हो गया सल्तनत का, किसी ने कम जगह जीती तो उसका कम एरिया हो गया सल्तनत का, लेकिन साउथ इंडिया को मेंशन नहीं करते हिंदुस्तान में, ठीक है। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट कब होता है, जो अर्ली 16th सेंचुरी है, यानी कि शुरुआत का जो 16वीं सदी की बात है। बाबर यूज हिंदुस्तान, बाबर एक इन्वेडर थे, मुगल थे, वो भारत में आए टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। अब हिंदुस्तान को उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, ज्योग्राफी यानी कि इस भारत की खगोलीय व्यवस्था कैसी है, द फोना एंड द कल्चर, यहाँ का पेड़ पौधे कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, यहाँ की संस्कृति कैसी है, ठीक है। ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, बाद में हम आगे देखेंगे चैप्टर में, दिस वॉज सम वॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोएट आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। देखो ये बाबर का जो मेंशन है ना हिंदुस्तान के बारे में, किस कंटेक्स्ट में उन्होंने मेंशन किया है, तो उन्होंने बिल्कुल उनका और आमिर खुसरो का कंटेक्स्ट जो है, उनका तरीका जो है हिंदुस्तान को मेंशन करने का सेम है कहीं ना कहीं। वाइल द आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। देखो उस समय जो हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया गया ना, तो ये किसी भी नेशनल, किसी भी मतलब देश से जुड़ा हुआ कह सकते हैं आप, या ऐसा कोई कंटेक्स्ट नहीं था, ऐसा कोई मान्यता नहीं थी उनकी, वो हिंदुस्तान उसे उस हिसाब से नहीं देखते थे जैसे हम आज राजनीतिक
के हिसाब से देखा करते हैं हिंदुस्तान, ठीक है। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. देखो, जब भी कोई इतिहासकार आता है, अगर वो कोई टर्म यूज़ करता है, कोई भी शब्द इस्तेमाल करता है, तो उसे उससे पहले बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें आज के टाइम में जिस मतलब के साथ देखी जाती हैं वो पुराने समय में सेम नहीं था, उससे अलग था। इन द मेडिवल पीरियड, जो मध्य भारत का समय था, मध्यकालीन समय कह सकते हैं, अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर। मध्यकालीन समय जो था ना, अब ये बहुत अच्छी एग्जांपल है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि एक शब्द का मतलब कैसे वक्त के साथ बदलता है, समय के साथ बदल जाता है। क्या है इसमें? एनी स्ट्रेंजर, कोई भी अजनबी, हु अपेयर्ड से इन गिवन विलेज, मानो किसी गांव में कोई अजनबी दिख जाता है, कोई अननोन इंसान दिख जाता है, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, उस गांव का नहीं है वो, उस संस्कृति का नहीं है वो, तो इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी। देखो, हिंदी में उसी इंसान को जो उस गांव का नहीं है उसे परदेसी माना जाता है, ठीक है, हिंदी में उसे परदेसी कहेंगे, और पर्शियन में उसी इंसान को क्या कहेंगे? अजनबी। पर ये देखो कि गांव का कॉन्टेक्स्ट है, वो गांव के बाहर दूसरे गांव का भी हो सकता है इंसान। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। अब कोई शहर का नागरिक है तो किसी आदिवासी को एक फॉरेनर मानेगा, क्योंकि वो वहाँ का नहीं है, वहाँ का रहन सहन नहीं उसे पता है, उसका अलग तरीका है, ठीक है, वो अलग दिखता है। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर। लेकिन जो दो क्या है, किसान हैं, एक गांव में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, अजनबी नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड, हालांकि उनके जो धर्म या फिर उनकी जो जाति है अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन वो जानते हैं एक दूसरे को, वो फॉरेनर नहीं मानेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो फॉरेनर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम नहीं जानते, मध्यकालीन भारत के लिए वो इंसान जो किसी दूसरे गांव से आता हो। मानो आप जिस भी शहर में रहते हो, आपके शहर का ना होके या फिर आपके गांव का ना होके किसी दूसरे गांव का कोई भी इंसान आता है जिसको आप नहीं जानते, आपके लिए वो फॉरेनर है। कब? मध्यकालीन भारत में, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, अब जो इतिहासकार हैं और उनके जो सोर्सेज हैं, हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। देखो, जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? कि वो अपने पास्ट, जो अपना जो पुराना समय है उसके बारे में जान सकें। उनकी इन्वेस्टिगेशन, वो किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और किस हद तक वो जानना चाहते हैं, उस हिसाब से वो अपने माध्यम चुनेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि आपने 6th में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा एंड हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स, और इस बुक में हम उसके आगे के 1000 ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम रफली 700 to 1750, एक रफ जो है पढ़ाई होगी, कहाँ से लेके 700 से लेके 1715 तक के समय के बीच की। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज बाय हिस्टोरियन। आप ये नोटिस करोगे, ये देखोगे कि कुछ चीज़ों को कुछ माध्यम जो हैं एक जैसे ही रहे हैं इतिहासकारों के लिए, इस समय के लिए भी, ठीक है। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, वो अभी भी किस पे डिपेंड करते हैं? सिक्कों पे, इंस्क्रिप्शंस पे, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इन्फॉर्मेशन। अब देखो, कहाँ से कोई भी हिस्टोरियन, मानो अगर मध्यकालीन भारत का हिस्टोरियन ना होके, इतिहासकार ना होके, आज का जो होगा उसने भी तो वही चीज़ें पढ़नी हैं जो मध्यकालीन भारत के इतिहासकार ने पढ़ी थी, तो उसने अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना ज्ञान कहाँ से वो लाएगा? इन्हीं चीज़ों से। बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको रेफरेंस नहीं दिया जाता अब के समय में। द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो, जो टेक्सचुअल लिखित जो रिकॉर्ड है ना, लिखना शुरू कर दिया था ना मध्य भारत में लोगों ने, तो ये धीरे धीरे बहुत बढ़ गया था, ठीक है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया कि दूसरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। थ्रू दिस पीरियड, इस समय में पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। जो पेपर था बहुत सस्ता हो चुका था और वाइडली, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे मिल जाता था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पेपर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम पढ़ते हैं इसको। कंपेयर द फॉलोइंग, इन द मिडल ऑफ द 13th century अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। 13वीं शताब्दी की बात है, जब एक जो स्कॉलर है, एक शोधकर्ता है, वो एक बुक लिखना चाहते हैं, बट ही डिड नॉट हैव एनफ पेपर, लेकिन उनके पास पेपर नहीं था उस समय उतना। पेपर क्या होता है? कागज़, ठीक है। सो ही वॉश्ड द राइटिंग ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट, ही डिड नॉट वॉन्ट, ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट, ठीक है। तो उनको बहुत क्या करना पड़ता था, मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते थे,
उनको राइटिंग्स को जो भी लिखना चाहते थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखते थे, और उस पर क्या करते थे, ड्राई द पेपर एंड यूज्ड इट। अब बहुत लंबे प्रोसेस से जो पेपर बनता था उसे ड्राई करना पड़ता था, फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करते थे। इस तरह से उन्होंने लिखना कागज़ पे उस समय शुरू किया था। अ सेंचुरी लेटर इफ़ यू बॉट सम फूड इन द मार्केट यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। इसके एक सदी के बाद की अगर बात करें हम, तो आपको मतलब वो लोग उतने लकी रहे होंगे कि उन्हें अगर एक शॉपकीपर से कोई सामान लेना है तो एक कागज़ में लपेट के उन्हें दे सकता था। व्हेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव एंड ईजिली अवेलेबल इन द 13th एंड द 14th सेंचुरी। ठीक है, नाउ देखो, पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर्स। जो लोग थे ना, उन्होंने क्या करना शुरू किया था, होली टेक्स्ट होती हैं जो पवित्र बुक किताबें होती हैं, क्रॉनिकल्स होती हैं ऑफ रूलर्स, यानी क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस में उनकी जो राजाओं की कहानियाँ लिखते थे वो, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, ये चिट्ठियाँ होती थी उनके बारे में लिखते थे, और जो टीचिंग्स होती थी यानी कि जो सिखाते थे संत लोग, पेटिशंस एंड द जुडिशल रिकॉर्ड्स, यानी किसी ने पेटिशन फाइल किया, किसी ने कोई कुछ अर्जी की, पिटीशन में अर्जी होता है, तो जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, पीपल मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो इकट्ठे कौन करते थे, ज़्यादा जो पैसे वाले लोग होते थे, रूलर्स जैसे राजा लोग, मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, या फिर जो मठ होते थे या फिर मंदिर होते थे, ऐसी जगहों पे कलेक्ट करके रखते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्शिव्स। लाइब्रेरी होती है जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, ये आर्शिव एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कागज़ या फिर कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो इकट्ठी करके रखी जाती है। आजकल बहुत जगह पे आर्चिव बने हैं देश में, ताकि अलग अलग जगहों पे जो भी चीज़ मिलती है उसे संभाल के रखा जा सके वहाँ। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी ना, वो कैसे कॉपी करते थे लोग, हाथ के साथ। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। देखो, अगर आपने, मानो किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, उस दिन वो स्कूल नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट डे उसे होमवर्क करना है और टीचर ने नोट करवाया हुआ है नोटबुक पे, तो उसकी नोटबुक से आपको नोटबुक करना पड़ेगा अपना होमवर्क। तो उसी को यहाँ पे ऐसा बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट को कैसे लोग लिखा करते थे, इसी तरह से। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो आपके फ्रेंड की हैंड राइटिंग आपको पढ़ना नहीं आती अच्छे से, एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन। और उस समय आप क्या करते हो, तुक्का लगाने की कोशिश करते हो, आप गेस करने की कोशिश करते हो कि लिखा क्या है, ये कौन सा शब्द है। तो यही मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ भी हुआ करता था। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि आपके छोटे छोटे बदलाव, लेकिन ज़रूर अलग थोड़ा बहुत होगा आपका फ्रेंड और आपके होमवर्क में। ठीक है, नाउ यही मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ भी हुआ करता था। मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर। मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करना सेम ही है जैसे आपका होमवर्क कॉपी करना है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर अ सेंटेंस देयर। थोड़ी बहुत जो स्क्राइब्स होते थे ना, जो लिखते थे, ठीक है, जो लिखा करते थे, वो थोड़ा बहुत इधर उधर सेंटेंस भी कर सकते थे, शब्दों का भी हेर फेर हो सकता था। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द, ये देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स सारी, सेम टेक्स्ट सेम बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। देखो, किसी ने शब्द को कैसे समझा, किसी ने शब्द को कैसे समझा, वैसे वैसे लिखते गए। इस वजह से लिखावट में क्या है, शब्दों में क्या है, बदलाव आता रहा। तो देखो, दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है, बहुत ही गंभीर परेशानी है कि हमें जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। जो बाद में लोगों ने लिखी हैं वही हमें मिलती हैं और उन्हीं पे हमें निर्भर करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इसका ये रिजल्ट होता है कि जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीड करना पड़ता है, वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट, टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो ऐसा करने के लिए देखो, बहुत सारी एक ही चीज़ पे अलग अलग बुक्स लिखी गई होंगी और वो दिमाग जिस तरह से जिसका चलेगा वो वैसा ही लिखेगा। तो लिखने वाले या
आगे वाले हिस्टोरियन को उन सबको सर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ताकि समझ में आए कि कैसे अलग लिखा और ओरिजिनल इंसान क्या लिखना चाहता होगा। तो ये कितना मुश्किल काम होता होगा। ऑन ओकेजन्स ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑथर होते हैं, जो लिखने वाले हैं, वो अपनी क्रॉनिकल्स को खुद ही अपने जो जो उन्होंने समय के साथ चीज़ें लिखी होती हैं उन्हें दोबारा रिवाइज करते हैं, यानी कि दोबारा उनको फिर से लिखते हैं, फिर से पढ़ते हैं अलग अलग समय पे। द 14th century chronicler जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर। जो जियाउद्दीन बर्नी थे ना, ये एक क्रॉनिकलर थे। समय क्रॉनिकलर होते हैं जो क्रोनोलॉजिकल, मतलब 1 से लेके 100 तक, जैसे एक पहले क्या आया बाद में क्या आया, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले एक चीज़ लिखी 1356 में और उसी को 2 साल बाद दोबारा लिखा, नया वर्जन लेके आए। द टू, जैसे आजकल आप देखते हो ना, आप मूवीज़ देखते हो, पहले अगर बाहुबली 1 आती है, फिर बाहुबली 2 आती है, इसी तरह से नए नए वर्जन। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन until the 1960s. It remained lost इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस। ऐसा हुआ कि जो उनका फर्स्ट वर्जन था, ठीक है, नया जो ओरिजिनल वर्जन था जियाउद्दीन बर्नी का, पहले जो लिखा उन्होंने 1356 में, वो बहुत समय तक लोगों को पता ही नहीं था उसके बारे में, क्योंकि वो कहीं बुक्स के अंदर रह गया था, ठीक है। 1960s में ये पता चला। न्यू सोशल एंड पोलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1000 years of between 700 and 1750 is a huge challenge to historian, largely because of the scale and variety of the development that occurred over the period. देखो ये जो समय है ना, 700 से लेके 1750 तक बहुत अलग अलग बदलाव आए इस समय में, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, एक बहुत बड़ी चुनौती थी किसी भी इतिहासकार के लिए। इतनी ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रखी थी अलग अलग तरीके से, उसे लिखना, राइट डाउन करना, समझना। एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपेयरेंस लाइक द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन। देखो अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं। जो पर्शियन व्हील है, व्हील क्या होता है, पहिया, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। इरिगेशन क्या होती है, सिंचाई। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील क्या होता है, धागा बुनने वाला, क्या, कपड़ा बनाने के लिए। एंड फायर आर्म्स इन कम्बैट। न्यू फूड्स एंड बीवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। देखो अगर लोग बाहर से आते हैं, उनके खाने पीने की आदतें भी तो हमारे देश में आएंगी ना, जो वो खाते होंगे, ठीक है। जैसे पोटैटोज़, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। रिमेंबर दैट ऑल दीज इन innovations, new technologies and crops came along with the people who brought other ideas with them as well. देखो ये जो नई चीज़ें आती हैं, आलू क्या हमारे देश का सब्जी है, नहीं, ये बाहर से आया है। कॉर्न, मक्की भी बाहर से आई है। चिलीज, जो मिर्ची है, फिर चाय, कॉफ़ी, ये हमारे देश के ओरिजिनल चीज़ें नहीं हैं। और इनके साथ कुछ टेक्नोलॉजीज़ भी आई। टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, प्रौद्योगिक जो जो ज्ञान था वो। तो फिर उसके बाद क्रॉप्स भी आ गई, है ना। उन लोगों के साथ जो यहाँ आए, उनके विचार भी आए। देखो कितनी चीज़ें, अगर एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता है तो क्या लेके जाता है। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो ये समय था, इस समय आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए, ठीक है। इतने बदलाव एक साथ में आने शुरू हुए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5। नेक्स्ट अब इसी बुक में हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या बदलाव आए, ठीक है। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी का भी ये समय था, क्योंकि लोग जंप कर रहे थे एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड अलोंग, मोबिलिटी साथ में, मतलब मूवमेंट लोगों का बढ़ गया था, कहीं दूर दूर जाना, व्यापार करना, ये बढ़ चुका था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोगों के जो ग्रुप थे ना, वो दूर दूर तक जाते थे, किसके लिए, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका खोजने के लिए। जैसे आज के समय में क्या करते हैं लोग, पढ़ लिख के जो होते हैं, कुछ लोग काम के लिए काम की खोज करते हैं, और काम की जो ज़रूरत है उसको देखते रहते हैं कि कहाँ किसको हमारी ज़रूरत हो सकती है, हमारी एजुकेशन के हिसाब से, हमारी स्किल के हिसाब से। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फॉर द पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। जो देखो हमारा भारतीय महाद्वीप था ना, इसने बहुत सारी, हमारे देश में बहुत वेल्थ थी, है ना। और इससे क्या हो गया, लोगों को अपनी किस्मत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौके मिल रहे थे यहाँ पे, क्योंकि बाहर से लोग आते थे, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते थे, बहुत सारा सामान लेके जाते थे, बहुत काम भी करते थे यहाँ आके अलग अलग तरह के। वन ग्रुप ऑफ द पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत्स। इस जो मेडिवल समय है ना, ये एक ग्रुप है लोगों का जिन्हें राजपूत कहते हैं, वो बहुत ही खास बन गए। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द राजपुत्र। ये नाम किससे लिया गया है, राजाओं के पुत्र, ठीक है, द सन ऑफ अ रूलर। बिटवीन द 8th एंड द 14th सेंचुरीज, कहाँ से लेके 8th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक की समय की बात कर रहे हैं। द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ द वॉरियर्स हु
claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। ये टर्म राजपुत्र किसके लिए इस्तेमाल होती थी? उन लोगों के लिए जो एक वॉरियर यानी कि एक योद्धा क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो फिर और वो खुद को क्या बोलते थे? क्षत्रियास। क्षत्रियास क्या करते थे? युद्ध करते थे। ये देखो पर्शियन व्हील जो भारत में आया था ये वही है, उसी की पिक्चर है, ऐसा ऐसा था जब आया था। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of the different monarchs all over the subcontinent। ये जो टर्म इस्तेमाल होती है, कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं हम? क्षत्रियास, ठीक है। ये सिर्फ राजाओं और बड़े बड़े जो हेड होते थे उन्हीं के लिए नहीं इस्तेमाल होती थी, बल्कि जो योद्धा होते थे, जो सोल्जर यानी सैनिक होते थे, एंड कमांडर जो उनके हेड होते थे, हु सर्व्ड इन द आर्मीज इन डिफरेंट मोनार्क्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और अलग अलग जो राजा लोग होते थे उनके अंडर सर्विस करते थे ये लोग, किसके रूप में? सैनिकों के रूप में या कमांडर के रूप में, वो भी राजपूत कहलाते थे। chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty। इन लोगों की खासियत क्या थी कि ये काफ़ी ज़्यादा कहते सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करते थे, है ना, और इनमें काफ़ी ईमानदार होते थे। इनकी क्वालिटीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट और ईमानदारी होती थी। वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोएट्स एंड द बार्ड्स। जो कवि और जो राइटर होते थे ना, वो इनके बारे में इस तरह से इनका बखान करते थे। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास। दूसरे कौन से ग्रुप्स थे? मराठास। मराठास कौन हुए? जो महाराष्ट्र के लोग हैं, ठीक है। तो सिक्स कहाँ पे थे? पंजाब में। जाट्स कहाँ पे थे? वो भी पंजाब हरियाणा के बीच में ही थे। अहोम कहाँ पे थे? असम। एंड कयास्थास। तो अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, जो लोग लिखा करते थे ना, लिखने का काम करते थे। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एज टू बिकम पोलिटिकली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये लोग भी राजनीतिक रूप से बहुत खास बनने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करते थे, मौक़ों को यूज़ करते थे। थ्रू आउट दिस पीरियड देर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स। देखो क्या होता है कि इस समय में जो धीरे धीरे लोगों ने जंगलों को और साफ़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि आबादी धीरे धीरे बढ़ रही थी, है ना। किस लिए कर रहे थे? वो एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए, ताकि उनको उपज अच्छी हो और खाने पीने का सामान पूरा हो जाए, और जो राजकोष हैं उनमें भी किसी तरह की कोई कमी ना आए। उसके बाद क्या आता है? लेकिन कुछ एरियाज़ में ज़्यादा हुआ और कुछ एरियाज़ में कम हुआ। चेंजेस इन देयर हैबिटेट। हैबिटेट होता है रहने की जगह, जहाँ लोग रहते हैं उसे उस पर्टिकुलर इंसान या उस पर्टिकुलर जीव का क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन टू माइग्रेट। देखो जो बहुत सारे जो जंगल में रहने वाले लोग थे ना, उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। माइग्रेट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्यों करना पड़ा? अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट। और दूसरे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? खेतों की जुताई करना, खेतों में काम करना, और वो क्या बन गए? किसान। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगैन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीफ्टन्स, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। और इनके ऊपर किनका प्रभाव पड़ता था? जो मार्केट होती थी आसपास की, ठीक है, जो वहाँ के हेड्स होते थे, जो वहाँ पंडित होते थे, ठीक है, और वहाँ के जो मठ होते थे और मंदिर, उन सब का प्रभाव था इनके ऊपर। दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स। देखो इन सब का पार्ट बन चुके थे वो। किसका? मार्केट्स का, चीफ्टन, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स का। और उन्हें क्या करना पड़ता था? अपने खेतों में से टैक्स देना पड़ता था, यानी कर देना पड़ता था उन लोगों को। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेज एमर्ज्ड अमंग्स पीजेंट्स। देखो इसका क्या रिजल्ट हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत बड़ा जो आर्थिक जो फ़र्क है वो दिखा। किसके बीच में? अलग अलग किसानों के बीच में, ज़मीन के हिसाब से। सम पोजेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, किसी के पास बहुत अच्छी उपजाऊ जगह थी। अदर्स ऑल्सो केप्ट कैटल, दूसरों किसी ने जानवर रख लिए। एंड सम कंबाइंड आर्टिजनल वर्क विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। और कुछ लोग क्या करते थे? आर्टिसन, यानी कि जो आर्ट के काम होते हैं ना अलग अलग। जब लीन सीजन, कौन सा सीजन होता है? जब काम नहीं होता, जब खेती बाड़ी का काम खत्म हो जाता है, बीच में जो गैप आता है दूसरी खेती बाड़ी शुरू करने के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीन सीजन। उस समय फ्री होते हैं किसान, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं उस समय में। एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। देखो जब सोसाइटी और भी अलग अलग लोगों के साथ भरने लगी, तो अब बहुत और भी ग्रुप बन गए और
जातियाँ बन गई और छोटी छोटी कास्ट, छोटी छोटी जातियाँ बन गई और उनको रैंक मिलने लगा। यानी कि उनका एक होता है ना, जैसे अगर किसी कहीं नौकरी करता है कोई, तो पहले छोटा होगा, जैसे अगर पुलिस वाला पहले सिपाही होगा, फिर उसके बाद उसका एक रैंक बढ़ेगा, फिर धीरे 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 ऐसे ऊपर के रैंक में जाएगा इंसान। तो इसी तरह से लोगों का भी जातियाँ बनने लगी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, लेकिन जो रैंक होते थे ना वो बिल्कुल परमानेंटली उनके साथ चिपका नहीं देते थे कि भाई अभी कभी बदल नहीं सकते ये लोग। एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ द जाति। देखो ये बदलते रहे कि किस हिसाब से कि लोग किसके पास कितनी पावर है, कितना लोगों के ऊपर प्रभावशाली है वो इंसान, क्या क्या है उसके पास, तो वो किस जाति को बिलोंग करता है। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। एक ही जाति के लोग अगर एक जगह पे हैं, हो सकता है वहाँ अच्छे हैं और दूसरी जगह पे वहाँ गरीब हों, इस तरह से अलग अलग भी हो सकता था। जातिस फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज एंड कंडक्ट द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। देखो हर एक जाति ने अपने अपने रूल्स बनाए थे, अपने अपने नियम बनाए थे, ताकि जो अपने लोग हैं उनको कंट्रोल करके रखा जा सके, उनको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। तो ये जो रेगुलेशन थी ना, ये बहुत बड़ी एक असेंबली बनती थी, बड़े बड़े लोगों की, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी असेंबली बनती थी, वो ये इन रेगुलेशन का ध्यान रखते थे, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करते थे लोगों के ऊपर है। डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, और इनको कुछ एरिया में जात की पंचायत के नाम से भी जानते थे। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, और जातियों को भी क्या करना होता था, नियम बने होते थे उनके गाँव में, उनको उनका पालन करना होता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय अ चीफटन, बहुत सारे गाँव को एक हेड क्या करता था, गवर्न करता था, उनके ऊपर उनका ध्यान रखता था, उनके ऊपर रूल करता था। टुगेदर देवर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, और इकट्ठे होकर वो एक छोटा सा यूनिट बनाते थे, एक स्टेट, बड़ी बड़ी राज्य का। रीजन एंड एम्पायर क्या है, लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ द चोला, चैप्टर 2 में तुगलक्स चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, और मुगल चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। एंड कंपास्ड मेनी रीजन्स, उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे एरियाज को ले लिया था। संस्कृत प्रशास्ति, प्रशास्ति हमने 6th में पढ़ा था, इसका मतलब कि यानी इसको बोलते हैं कोई एक इंस्क्रिप्शन जो किसी के प्रेज करते हुए, किसी की तारीफ करते हुए लिखी हो, ठीक है। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयाजुद्दीन बलबन, ठीक है, दिल्ली के एक सुल्तान हुए जिनका नाम गयाजुद्दीन बलबन था, वो 1266 से लेकर 1287 तक रहे, ठीक है। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल गोड इन द ईस्ट टू द गजान in Afghanistan in the west and included all ऑफ साउथ इंडिया द्रविड़ा। देखो जो बलबन थे ना, उनका रूल काफ़ी दूर दूर तक फैला था। ये देखो ये जगह दिखाई हुई है ना, यहाँ से लेके बंगाल की तरह, ये है बंगाल, ठीक है। तो ये यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर इस तरफ अफगानिस्तान का एरिया पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक और फिर यहाँ तक द्रविडियन एरिया तक क्या था, रूल था किसका, बलबन का। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉड आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली। देखो पता क्या है, ये जो जगहों के नाम आए ना, जैसे बंगाल आया, अफगानिस्तान आ गया, फिर उसके बाद आपके पास आंध्र प्रदेश का, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। आज के मैप में इनको लोकेट करना है आपको, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबरिंग दी हुई है और जगह दी हुई है, जैसे जैसे नंबर है उस हिसाब से वो एरिया भी है। इसको पढ़ना है मैप को, अपनी बुक में पढ़ो ज़रूर इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है historians regard these as exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. देखो historian कहते हैं कि इतने बड़े हो सकता है जो गयाजुद्दीन बलबन का इतना एरिया ना रहा हो, लेकिन ऐसे बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया है कि उनके बड़े बड़े एरियाज थे। फिर उन्होंने ये भी सोचने समझने की कोशिश की कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को उस समय के रूलर राजा लोग जो थे कैप्चर करने की, यानी कि अपने अंदर उसे हासिल करने की कोशिश करते थे, ठीक है। लैंग्वेज एंड रीजन, लैंग्वेज क्या होती है, भाषा, रीजन क्या होता है, प्लेस, स्थान, है ना। इन 1318 में द पोएट आमिर खुसरो बहुत ही पॉपुलर क्या है, एक कवि हैं, नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवार समुद्री इन साउदर्न कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुज्जरी इन गुजरात, माबारी इन तमिलनाडु, एंड गौरी इन बंगाल, अवधी in eastern उत्तर प्रदेश, and हिंदावी in the area around दिल्ली। देखो
ये आमिर खुसरो ने नोट किया है कि इन जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और जितनी भी ये जगह है ना, इनको आज के मैप में ढूंढना है, आपको लोकेट करना है, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि आमिर खुसरो ने किस किस जगह के बारे में बताया। आमिर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वॉज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। आमिर खुसरो ने ये भी बताया है कि जो इन लैंग्वेजेस के साथ साथ संस्कृत भी एक लैंग्वेज थी जो किसी एक रीजन से जुड़ी हुई नहीं थी, ठीक है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। देखो, ये एक बहुत पुरानी भाषा थी और इसे आम आदमी नहीं जानता था, लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता होता था इसके बारे में। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, एक लिस्ट बनानी है आपको भाषाओं की जो ये दी हुई हैं, मेंशन बाय आमिर खुसरो। प्रीपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे इन द रीजन्स ही mentioned, underline the names that are similar and circle those not that are different। देखो, यहाँ जहाँ जहाँ पे जो जो भाषा बोली जाती थी, जिस जिस स्थान पे, उनको आपने बनानी है लिस्ट जगह और भाषा की, और देखना है कि आज के समय में क्या वो सेम भाषाएं उन जगहों पे बोली जाती हैं, तो उसको अंडरलाइन करना है जिसमें अलग है। Did you notice that the name by which languages are known have changed over times? क्या आपने देखा है कि जिससे भाषाओं को जाना जाता है वो बदल जाते हैं नाम, तो वो आप अगर इस लिस्ट को चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा। By 700 many regions early already possessed distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics। देखो, geographically यानी कि वहाँ का एरिया अलग हो सकता है, वहाँ का जो भाषा है वो अलग हो सकती है, वहाँ की संस्कृति की जो पहचान है, खासियत है, वो अलग हो सकती है। You will learn more about these in chapter 7। चैप्टर 7 में इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। They were also associated with the specific ruling dynasties। और ये जो चीज़ें थी ना, या रीजन या फिर भाषा या कल्चर, ये अलग अलग डायनेस्टीज़ के हिसाब से रही हैं, ठीक है। जो जिस वंश ने रूल किया, उन्हीं के वंश का जो देखा जाता था कि उसी तरह की संस्कृति बढ़ती गई। देयर वॉज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। देखो, एक आपस में क्या होता था, कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, छोटे मोटे मतभेद होते थे इन स्टेट्स के बीच में जो अलग अलग थी। ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोला, खलजीज, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन्स। तो जो ये कुछ ऐसे लोग थे, जैसे राजा चोला थे, चोला ने भी कहाँ कहाँ तक नहीं अपना राज्य फैलाया, खलजीज थे, उनका भी राज्य काफ़ी फैला, तुगलक्स थे, उन्होंने भी फैलाया, मुगल्स थे, उन्होंने भी अपना बहुत बड़ा राज्य बनाया अलग अलग समय में। नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये सभी राज्य जो हैं एक ही तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे, उनकी सक्सेस अलग अलग थी, अलग अलग जगहों पे थी, ठीक है। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द रीएमर्जेंस ऑफ द रीजनल स्टेट्स। जैसे ही जो मुगलों का एम्पायर जो है, उनका राज्य जो है ख़त्म हुआ, उसके बाद छोटी छोटी स्टेट्स बन गई। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड altered the character of the region. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and the small state that had ruled over them। देखो, क्या होता है कि अब बहुत साल तक इम्पीरियल राज रहा, ठीक है, इम्पीरियल राजाओं का राज रहा हमारे देश में, है ना। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे एरियाज़ में क्या होता था, अब लोगों को पता था, जैसे वो रहते थे उसी हिसाब से उनका एक आदत डेवलप हो गया था, ठीक है। This was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions। ये कैसे पता चलता है हमें कि अलग जहाँ पे जिस राजा का इन्फ्लुएंस रहा है ना, उसी तरह के ट्रेडिशन कल्चर वहाँ बनते गए थे, ठीक है, रीति रिवाज वहाँ के देखने से पता चलता था। इन द रील्स ऑफ द गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलिट्स, कल्चर एंड लैंग्वेज। देखो, जो जहाँ गवर्नमेंट का काम अलग तरीके से होता था, मॉडर्न गवर्नमेंट अलग से काम करती थी, लेकिन राजा लोगों का काम अलग तरीके से हुआ करता था, ठीक है। और एलीट कल्चर क्या होता था, जैसे आज के समय में हम कहते हैं ना, कोई भी बड़ा ऑफिसर है उसे हम ऐसे मतलब भगवान नहीं मान सकते या कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि उनको सर्विस के लिए चुना गया है, उनको सेवक माना जाता है ना कि ऑफिसर माना जाता है। वो ऑफिस में बैठ के नहीं रहेंगे, उनको ग्राउंड पे ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। तो उस समय ये कल्चर था कि जो ऑफिसर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको मतलब ज़्यादा ग्राउंड पे नहीं रहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी की लाइफ जीते थे। थ्रू द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। देखो, इतने जो साल हुए ना, ये इन सालों के बीच में अलग अलग जो रीजन्स थे, अलग अलग जो क्षेत्र थे, वहाँ पे जो ग्रोथ हुई ना, वो
अकेले अकेले नहीं हुई, अलग अलग नहीं हुई. दीज रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ द लार्जर पैन रीजनल फोर्सेज ऑफ द इंटेग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस. उनके ऊपर एक दूसरे का असर होता था, लेकिन अपनी जो खासियत होती थी वो अपने पास ही रहती थी उनकी. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, जो नए और पुराने कुछ धर्म हैं उनके बारे में. द 1000 years ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशंस. देखो ये 1000 साल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें धर्म के भी बहुत सारे जो रीति रिवाज थे वो बदलते गए, धर्म बदलते गए. पीपल्स बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव. ज़्यादातर क्या होता था कि जो दिव्य शक्तियों में या भगवान में विश्वास होता था लोगों का बहुत ज़्यादा अपने तक होता था. पर्सनल यानी कि मेरा खुद का है, किसी को इसमें कोई मतलब नहीं है. मगर जो ये भी होता था कि कलेक्टिव, सबका एक जगह पे होंगे तो एक जैसे ही होंगे. कलेक्टिव बिलीव इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी. ऐसा होता था कि जिस एरिया में रहते, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं मथुरा का, मथुरा में श्री कृष्ण को माना जाता था तो ज़्यादातर लोग श्री कृष्ण के ही पुजारी रहते होंगे वहाँ पे. रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़. ऐसा जो धर्म होता था ना, वो किसके साथ कनेक्ट होता था ज़्यादातर, जहाँ जहाँ जैसे वहाँ पे सोशल यानी सामाजिक और जो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, ग्रुप थे, उन लोकल कम्युनिटीज़ की, उनकी सोसाइटी और इकॉनमी जिस बेस पे चलती थी उसी हिसाब से उनका जो रिलीजन भी काम करता था. एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ द दीज ग्रुप्स अल्टर्ड. हर एक जगह पे जो सोसाइटी थी अलग थी. आप अभी भी देखोगे ये डिफरेंस देखने को मिलता है. साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो वेस्ट इंडिया, इस तरह से अलग अलग जगहों पे अभी भी रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे. देखो इस समय में हमने बहुत बदलाव देखे जो कि आज हम जैसे कहते हैं ना हिंदुइज्म. दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ द न्यू डिटीज. हिंदुइज्म में क्या हुआ था कि नई नई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा शुरू की गई थी. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिरों का बनाना बढ़ गया था बाय रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्राह्मणास, द प्रीस्ट एंड डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी. किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे, ब्राह्मण्स को, और प्रीस्ट होते थे जो उनको, या फिर जो ऐसे ग्रुप जो पैसे से बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे वो. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. देखो जो ब्राह्मण होते थे ना, उन्हें किसका ज्ञान होता था, संस्कृत किताबों का ज्ञान होता था, जिस वजह से उन्हें बहुत सम्मान मिलता था समाज में. देयर डोमिनेंट जो पोजिशन था वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रन न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज. तो जो उनका डोमिनेंस या उनका जो दबदबा था, उनकी जो साख थी, वो बढ़ाने में किसने मदद की थी, पेट्रन ने. पेट्रन कौन होता है, एक ऐसा अमीर इंसान, पैसे वाला इंसान या फिर कोई राजा जो किसी खास ब्राह्मण को उसका सपोर्ट करता हो, उसे रिस्पेक्ट करता हो, उसे दूसरों को मारने के लिए दूसरों को उनके अंडर काम करने के लिए बोलता हो, ऐसे करके मतलब जो उसे फॉलो करता हो, उसे पेट्रन कहते हैं. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति. सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ इस समय में कि भक्ति का आइडिया आया, विचार आया. भक्ति मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ऑफ अ लविंग पर्सनलिटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ द प्रीस्ट और द इलेबोरेट रिचुअल्स. ऐसा था कि इस समय में खुद के अपने भगवान को मानने की मान्यता बढ़ चुकी थी, जिससे भक्त क्या होता था, भगवान के पास बिना किसी प्रीस्ट, बिना किसी पंडित के पूछे पहुंच सकता था, और बिना बड़े बड़े यज्ञ किए वो भगवान के पास महसूस कर सकता था खुद को. यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 6. नेक्स्ट चैप्टर 6 में इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स appeared in the subcontinent. Merchants and migrants from first brought teachings of the Holy Quran in India in the 7th century. देखो क्या होता है कि ये एक समय था जब नए नए धर्म भी हमारे देश में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में देखे जाने लगे. कैसे, जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, या फिर कोई माइग्रेंट होता था जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ टीचिंग्स, कुछ जो सीखें थी, कुछ ज्ञान था किसका, होली कुरान, पवित्र कुरान का भारत में लाया 7th सेंचुरी में. ठीक है. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड. जो मुस्लिम है ना, वो कुरान को अपनी पवित्र किताब मानते हैं, और क्या करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जो एक ही भगवान है, वो बहुत सारे भगवानों में विश्वास नहीं करते, एक ही भगवान है जो सबसे ऊपर है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्लाह, हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी embrace all those who believe in him without regard to social background. देखो इस हिसाब से जो लोग क्या है ना,
जो भगवान को प्यार करते हैं, यानी अल्लाह को प्यार करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करता है। किसी भी जगह से कोई भी हो सकता है, वो ये मानना शुरू किया लोगों ने। मैनी रूलर्स वर पेट्रन ऑफ इस्लाम, बहुत सारे राजा जो होते थे ना, वो पेट्रनेज करते थे, यानी कि उसको फॉलो करते थे इस्लाम को। एंड द उलेमास लर्नड थियोलॉजियंस, उलेमा कौन होते हैं? जो बहुत ज्ञानी, जैसे पंडित प्रीस्ट होते हैं ना हिंदुइज्म में, ऐसे ही उलेमा होते हैं इस्लाम में, ठीक है। एंड जूरिस्ट, जूरिस्ट कौन होता है? जो न्याय करते हैं, ठीक है, जो न्यायाधीश जैसे हुए। एंड लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। देखो जैसे हिंदुइज्म में भी अलग अलग धारणाएं रही ना, इसी तरह से जो इस्लाम है इसमें भी इसके फॉलोअर्स हैं, इसको मानने वाले हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है इसे, ठीक है। देयर वर द शिया मुस्लिम, शिया मुस्लिम थे, हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। देखो जो शिया कम्युनिटी है ना मुस्लिम में, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके जो दामाद थे, उनका नाम अली था, वो ही लीडर थे इस्लाम मुस्लिम कम्युनिटी के। वो उन्हें, अली को ही अपना जैसे भगवान मानते हैं, ठीक है। नाउ क्या है, एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी। जो सुन्नी है ना, वो किसको मानते हैं लीडर? जो खलीफाज होते थे, जिन्हें खलीफा बोलते थे, ठीक है। एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, और उन जो उनके बाद भी खलीफाज आए उन सबको वो मानते थे सुन्नी लोग। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ द लॉ। बहुत अलग अलग जो होता है ना लॉ, जब कानून बनते हैं उनका उनका एक अपना कानून है, ठीक है। जैसे कि हनाफी एंड शफ़ी मेनली इन इंडिया, इंडिया में हनाफी और शफ़ी कानून चलते हैं। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन है, ठीक है। तो क्या क्या ट्रेडिशन है और कैसे कैसे ट्रेडिशन है, यानी थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशन में वो लोग बिलीव करते थे। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, देखो अब देखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ द आवर्स, डे और ईयर्स। हिस्टोरियन ऐसा नहीं देखते हैं कि समय जो बीत रहा है किस तरह से, घंटों की तरह देखो उसको, दिन की तरह या साल की तरह, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर, या फिर क्लॉक के साथ जोड़ के देखो या कैलेंडर के साथ। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वो ये भी देखते हैं कि सोसाइटी में, समाज में आर्थिक और सामाजिक बदलाव कैसे आए चीज़ों में, ऑर्गेनाइजेशंस में। इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आइडियाज़ एंड द बिलीव्स। देखो बदलाव तो आते हैं ना, जैसे सोच बदलती है, विचार बदलते हैं। द स्टडी ऑफ द टाइम इज मेड समवट ईजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्जर सेगमेंट्स। देखो अब समय को पढ़ना था तो उसे कुछ सेगमेंट्स में, कुछ हिस्सों में बांट दिया गया। जैसे पास्ट हो गया, बहुत बड़ा हिस्सा है पास्ट का। पीरियड्स दैट पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब समय को डिवाइड किया किस तरह से, जिसमें सेम चीज़ें रहेंगी वो एक ही समय का पार्ट होगा, ठीक है। जो अलग होगा वो दूसरे समय का पार्ट होगा। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। जो मिडिल 19वीं शताब्दी के आसपास जब ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखना शुरू किया, उन्होंने भारत की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने एक कहा पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, इस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को बांटा है। लेकिन दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। यहाँ पे सिर्फ एक राजा के धर्म को ही बहुत ज़रूरी जो हिस्टोरिकल बदलाव है उसके रूप में देखा गया है, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और उन्होंने किसी भी और डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी है, कोई जो तरक्की अलग से हुई हो जो इन द इकॉनमी, सोसाइटी और कल्चर। चाहे वो इकॉनमी की यानी कि अर्थव्यवस्था की जो तरक्की हुई है, या समाज में जो तरक्की हुई है, संस्कृति में जो बदलाव हुए हैं, इनको उन्होंने इंपॉर्टेंस उतना नहीं दिया। सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस तरह की जो डिवीजन थी ना, ये हमारे जो देश का जो है विभिन्नताएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं नकार देती है। तो आगे क्या है, फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major element of different moments of the past. The histories you read last years included a wide range of the early society, hunter gatherers, early farmers, people living in the towns and the villages, and early empire and kingdom. तो क्या होता है कि जो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं, उन्होंने
कैसा पीरियडाइजेशन वो करा है, कैसे फॉलो किया है, कैसे सोसाइटी को यानी कि समय को विभाजित किया है। कुछ ने उसको अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा, कुछ ने उसको सामाजिक बदलाव के हिसाब से देखा। अलग अलग एलिमेंट्स के बेस पर हिस्टोरियन ने उसे पढ़ने की कोशिश की है। जैसे हमने कैसे पढ़ा था पिछली क्लास में, क्या पढ़ा था, हंटर गैदरर्स, ठीक है, फिर उसके बाद किसान कैसे बने, फिर उसके बाद लोगों ने गाँव में रहना शुरू किया, फिर बड़े बड़े टाउन बनने लगे, बड़े बड़े राजघराने आए, फिर उसके बाद बड़े बड़े राज्य बने, उससे बड़े बड़े एम्पायर बने। इस तरह से हमने बदलाव देखे थे ना। तो इसी तरह से द histories you will be studying this year are often described as medieval। जो हिस्ट्री हमने इस साल 7th में पढ़ना है वो क्या होगा, वो मेडिवल होगा, यानी मध्य भारत के बारे में, हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। You will find out more about the spread of the peasant societies। हम किसके बारे में ज़्यादा देखेंगे, जो peasant societies हैं वो कैसे फैली। The rise of the regional and the imperial state formation। और कैसे हुआ कि रीजनल और इम्पीरियल जो स्टेट बनी वो कैसे बनी। उसके बाद क्या, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ द पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। कभी कभी किसको इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी, जो पशु चराने वाले लोग थे, पेस्टोरल होते थे, या फिर जो ट्राइबल लोग होते थे, जंगलों में रहते थे, उनकी कीमत पे ये सब सोसाइटी कैसे बदलती रही। द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदुइज्म का कैसे डेवलपमेंट हुआ, एंड इस्लाम एज अ मेजर रिलीजन। और इस्लाम जो है एक बड़ा धर्म बन के उभरा। एंड द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और उसके बाद धीरे धीरे जो है यूरोप की व्यापार करने वाली जो कंपनीज थी वो कैसे आती हैं भारत में। These 1000 years of the Indian history witnessed considerable change। देखो ये जो 1000 साल थे ना, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बदलाव इसमें देखे गए हैं। After all, the 16th and the 18th centuries were quite different from the 8th or the 7th or the 11th। Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem। इसीलिए अगर हम सारे हिस्ट्री को इकट्ठा पढ़ते हैं तो इसमें भी अपनी समस्याएं होंगी, हमें चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी आ सकती है। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड इज़ ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। जो मेडिवल पीरियड है क्या होता है, उसमें क्या रहता है, मॉडर्न के को ओवरलैप करता है वो, ठीक है। तो इसमें कोई आप ड्रास्टिक लाइन नहीं बता सकते हैं कि यहाँ से मॉडर्न शुरू हो जाता है। मॉडर्निटी का मतलब क्या है, कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। मॉडर्निटी का मतलब है कि आप काफ़ी नव युग में आ चुके हैं, जहाँ पे मटेरियल प्रोग्रेस हुई है, तरक्की हुई है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट और बढ़ी है, ठीक है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। इसका मतलब ये होता है कि जो मेडिवल पीरियड था वहाँ पे चेंजेस देखने को ज़्यादा नहीं मिलती हैं। ऐसा था क्या, ऐसा नहीं था। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस। ऐसा नहीं था, हम ये जानते हैं। ड्यूरिंग दीज 1000 years, इन हज़ारों सालों में द सोसाइटीज़ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड। जो समाज थे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के, वो बदलते गए। ऑफन एंड economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of the European trading companies। और जो ये हमारे यहाँ के समाज थे, यहाँ की इकोनॉमीज़ यानी कि अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे लेवल पे बढ़ी, काफ़ी खुशहाल जीवन था लोगों का, जिस वजह से यूरोप के जो लोग थे वो, वहाँ की जो व्यापारिक कंपनियाँ थी वो हमारी भारत की तरफ आकर्षित हुए। एज यू रीड दिस बुक, जैसे ही आप इस बुक को पढ़ते हैं, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज। आपको क्या देखना है कि बदलाव क्या हुआ। ऑल्सो वेन एवर यू कैन, जब भी आप कर सकें, कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विद वॉट यू रीड लास्ट ईयर। कंपेयर करना है आपको कि आपने पिछले साल में क्या पढ़ा था, उसमें क्या अलग था, और जो आज पढ़ रहे हो, इस साल में पढ़ रहे हो, उसमें क्या अलग है। लुक आउट फॉर चेंजेस, जो बदलाव देखे आपने उनको देखो। कंटिन्यूटीज़, और क्या चीज़ें जो उस समय में थी और अभी भी कंटिन्यू कर रही थी, अभी भी चल रही थी। वेयर एवर यू कैन, जहाँ भी आपको मिलें, ठीक है। एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू टू सी वॉट एल्स हैज़ चेंज्ड और रिमेन द सेम। और चारों तरफ देखो, दुनिया पे चारों तरफ में देखो कि क्या चीज़ें वैसी हैं और क्या चीज़ें बदल चुकी हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। हम मिलेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।